अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये बात है 6 अगस्त 1945 की हिरोशिमा सिटी में। तब हिरोशिमा सिटी में समर्स चल रही थी। वो दिन एक काफ़ी प्लेजेंट दिन था जिसके अंदर सूरज भी चमक रहा था। तकरीबन 8 o'clock का टाइम था जब लोग अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे और जो बच्चे थे वो अपने स्कूल्स की तरफ बढ़ रहे थे। और उस टाइम पे कुछ लोगों को आसमान में एक अमेरिकन बोइंग एयरक्राफ्ट B-29 देखने को मिलता है, मगर वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रखते, अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। और फिर 8:15 पर उनको कुछ आसमान से गिरता हुआ नज़र आता है। मैं आपको बताता चलूँ, ये कुछ आम चीज़ नहीं थी जो गिर रही थी आसमान से, बल्कि ये एक एटॉमिक बॉम्ब था जो अमेरिका की तरफ से भेजा गया था। और मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले लोग उसको पहचानते 45 सेकंड्स में वो बॉम्ब ज़मीन के ऊपर गिर गया और सिर्फ आँख ब्लिंक करते ही जो पूरा हिरोशिमा सिटी था तबाह हो गया। मैं आपको बताता चलूँ कि इस तबाही में तकरीबन 80,000 पीपल्स मारे गए। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद एक हवा में फायर बॉल बना जिसका जो टेम्परेचर था वो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। आखिर अमेरिका ने ये एटॉमिक बॉम्ब जापान के ऊपर क्यों गिराया, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, ये मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में। तो मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं आई एम हैदर अली। तो चलें अब हम अपनी वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। Genius of man, a new age is born in the roar of thunder and the fire of the sun. At 8:15 in the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target. In this instant, Robert Oppenheimer recalls a passage from a sacred book of the Hindu. Now I am become death, the destroyer of worlds. बेसिकली अगर हमने इस इंसिडेंट को समझना है तो हमें थोड़ा इससे पास्ट में जाना पड़ेगा। ये बात है वर्ल्ड वार 2 की, जब वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई थी और जो हिटलर था वो 1 by 1 डिफरेंट कंट्रीज़ को इन्वेड करने में लगा हुआ था। अभी उसने पोलैंड को इन्वेड किया था। मैं आपको बताता चलूँ कि वर्ल्ड वार 2 में ऐसी 2 बड़ी अलाइंस थी जो आपस में लड़ रही थी। जो पहली अलाइंस थी वो थी नाजी जर्मनी, इटली और जापान की, जिन्हें कहते थे एक्सिस पावर। और जो दूसरी अलाइंस थी वो थी ग्रेट ब्रिटेन, USA और सोवियत यूनियन के दरमियान में, जिसे कहते थे अलाइड पावर्स। बेसिकली जो 2 अलाइंस थी आपस में लड़ रही थी और वर्ल्ड वार 2 में। अगर आपको वर्ल्ड वार 2 के बारे में और जानना है तो ये मेरी वीडियो है, अगर आप वीडियो मेरी देख लीजिएगा। इसके 3 पार्ट्स हैं और आपको वर्ल्ड वार 2 के बारे में जो ज़्यादा इसके अंदर मैंने वर्ल्ड वार 2 के बारे में बात की है तो फिर आपको वर्ल्ड वार 2 के बारे में समझ आ जाएगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि पहले जो अमेरिका था वो वर्ल्ड वार 2 में आना नहीं चाहता था, लेकिन वर्ल्ड वार 2 से वो दूर रहना चाहता था क्योंकि वर्ल्ड वार 1 में उसको कुछ अच्छे उसके रिजल्ट्स नहीं मिले थे। इसलिए वो कह रहा था कि मैं वर्ल्ड वार 2 में नहीं आऊँगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जापान ने अमेरिका के ऊपर एक अटैक किया पर्ल हार्बर के ऊपर 7 दिसंबर 1941 में। जो पर्ल हार्बर जो अमेरिका के एक मिलिट्री बेस था जिसके ऊपर जापान ने अटैक करवाया और इसके वजह से काफ़ी अमेरिकन सोल्जर्स उसके अंदर मारे गए उस अटैक में। मैं आपको बताता चलूँ कि असल में उस टाइम पे जापान में एक इम्पेरियलिज्म देखा जा रहा था अर्ली 1900s में। मतलब कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ थे वो दूसरे कंट्रीज़ को इन्वेड करने में लगे हुए थे। जैसा कि एक फ्रेंच एम्पायर थी जो दूसरे कंट्रीज़ को कंट्रोल कर लेते, उनको इन्वेड करके उनको अपने अंडर कंट्रोल कर लेते थे। और जैसे हिटलर था वो भी इन्वेजन में लगा हुआ था ताकि वो दूसरे कंट्रीज़ को अपने अंडर कर सके। और जापान में भी यूँ ही इम्पेरियलिज्म देखी जा रही थी। 1940 में जापान के अंदर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, थाईलैंड और मैं आपको बताता चलूँ कि चाइना के भी कुछ सिटीज़ उसके अंदर आ गए थे। और मैं आपको बताता चलूँ कि जापान कॉलोनाइजर्स कहते थे कि हम ये जो कंट्रीज़ को इन्वेड करें इसकी वजह ये है कि हम एक ग्रेटर एशिया बनाना चाहते हैं। हम एक ऐसा एशिया बनाना चाहते हैं कि जहाँ पे सारे कंट्रीज़ अमन से आपस में इत्तेहाद होकर रहेंगे। मगर सब ये बोलने की बातें थी। असल में जो उनका इन कंट्रीज़ को इन्वेड करने का असल में उनका ये बेनिफिट था कि जो रिसोर्सेज होते थे दूसरे कंट्रीज़ के वो उनको यूज़ करके अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते थे। और यही वजह थी कि वो दूसरे कंट्रीज़ को इन्वेड करते थे। उन्होंने अब अपनी एक्सपेंशन करने के लिए कुछ साउथ की कंट्रीज़ को देखा, जैसा कि वियतनाम और कोलंबिया। मगर मैं आपको बताता चलूँ कि जो वियतनाम और कोलंबिया थे तब फ्रेंच एम्पायर के अंडर थे और इन्हें फ्रेंच इंडो चाइना भी कहा जाता था। लेकिन जापान ने फ्रेंच एम्पायर की कोई फोकस ना करते हुए उन दोनों कंट्रीज़ को अपने अंडर कर लिया
और तब से जो जापान था वो भी वर्ल्ड वार 2 में शामिल हो चुका था और उसने जो अलाइड फोर्सेस थी उनके खिलाफ जंग छेड़ ली थी। जो जापान चाइना फ्रांस था उसने उसके खिलाफ जंग छेड़ ली थी। मैं आपको बताता चलूँ कि अब अमेरिका ने ये बात नोट की कि एक तरफ से जो हिटलर है वो वहाँ से कंट्रीज़ को इन्वेट करने में लगा हुआ है और जो दूसरी तरफ से जापान है वो भी इन्वेट करने में लगा हुआ है कंट्रीज़ को, तो इसको इसके बारे में कोई स्टेप उठाना चाहिए। तो उसने सोचा कि अब वो वर्ल्ड वार 2 में शामिल नहीं होना चाहता, जंग नहीं करना चाहता, तो उसने क्या किया कि इकोनॉमिक एक्शंस का सहारा लिया। उसने क्या किया कि एसेंशियल रिसोर्सेज जाते थे जापान को, जैसे कि कॉपर, आयरन और स्टील, तो उसने क्या किया कि उनकी एक्सपोर्ट थी वो जापान से बंद कर ली। अमेरिका ने ये सोचा कि जब वो इन एसेंशियल चीज़ों को जापान से कट ऑफ कर देगा, नहीं देगा, तो जो जापान है वो अपनी एक्सपेंशन को भी रोक देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने जो ऑयल था वो जापान को देना बंद कर दिया। मैं आपको बताता चलूँ सोर्स था, क्योंकि 80% ऑफ ऑयल वो जापान अमेरिका से ट्रेड करता था और तब जंग भी चल रही थी, इसलिए उसको ऑयल की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन अब अमेरिका ने कहा कि मैं एक शर्त पे तुम्हें ऑयल दोबारा देना शुरू करूँगा, पहले जो तुमने चाइना के जो हिस्सों पे कब्ज़ा किया हुआ है वो उसको वापस कर दो, और जो ये तुम्हारी अलायंस है जर्मनी और इटली के साथ, इन अलायंस को भी तोड़ दो। इन अलायंस को तोड़ने का ये मतलब था कि वो एक्सेस पावर से बाहर आ जाए और वर्ल्ड वार 2 को वो छोड़ दे। और लेकिन जो जापान के एम्परर थे उन्होंने ये सोचा कि अगर वो ये स्टेप उठाएंगे तो जो उनका ग्रेटर एशिया का सपना होगा वो सपना ही रह जाएगा। इसलिए उन्होंने ये कहा कि अमेरिका तुमने जो करना है कर लो, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। अब आगे जो जापान के एम्परर थे उन्होंने ये देखा कि मलेशिया और इंडोनेशिया में जो ऑयल के रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो उनको इन्वेस्ट करके ऑयल की जो अपनी कमी है वो पूरी कर सकते हैं। मगर अब एक बहुत बड़ा मसला था। मसला ये था कि जो मलेशिया था वो तब ब्रिटेन के कंट्रोल में था और जो इंडोनेशिया था वो डच के कंट्रोल में था। और फिर जो ये ब्रिटेन और डच थे ये अमेरिका के साथ थे, इनके दोस्त थे, तो अगर तो वो इन दोनों कंट्रीज मलेशिया और इंडोनेशिया पर अटैक करता तो उसने सीधी सीधी अमेरिका से जंग छेड़ ली थी। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जापान के एम्परर फिलीपींस को भी अपने अंडर करना चाहते थे, उसको भी इन्वेट करना चाहते थे, मगर फिलीपींस को भी इन्वेट करने में यही मसला आ रहा था कि जो फिलीपींस था वो अमेरिका का टेरिटरी था, अगर तो वो उसको इन्वेट करते तो उन्होंने सीधी सीधी अमेरिका से जंग छेड़ ली थी। तो इसलिए अब जो एम्परर थे उन्होंने सोचा कि हम इन बातों की इनको फोकस करते हुए जो एम्परर थे उन्होंने उन तीनों कंट्रीज़ को इन्वेट कर लिया और अपने अंडर कर लिया। अब जापान के एम्परर ने ये सोचा कि हमने इन तीनों कंट्रीज़ को इन्वेट तो करना है, मगर हम अब अमेरिका को चुप कैसे करवाएं। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम अमेरिका को चुप करवाना चाहते हैं, वो वर्ल्ड वार 2 में हमारे अगेंस्ट ना लड़े, तो इसका एक हल है। उन्होंने ये कहा कि क्यों ना हम जो अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं हम उनके ऊपर छुप के अटैक कर दें, और जो उनके मिलिट्री वेपन्स होंगे वो सारे तबाह हो जाएंगे और फिर वो इस कंडीशन में नहीं होंगे कि वो हमसे फ़ाइट कर सकें। और उन्होंने ऐसा ही किया। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने 7 दिसंबर 41 में यूएसए के पर्ल हार्बर के जो उनका एक बेस था उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया, जिसकी वजह से उनके काफ़ी अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए। उन्होंने तकरीबन 350 अपने एयरक्राफ्ट भेजे उस बेस के ऊपर अटैक करने के लिए। मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर तकरीबन यूएस की 19 मिलिट्री शिप्स तबाह हो गई, साथ साथ 188 मिलिट्री के एयरक्राफ्ट भी तबाह कर दिए, और उसके साथ साथ तकरीबन 2000 जो अमेरिकन सोल्जर्स थे वो मारे गए थे इस इंसिडेंट में जिन्होंने पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक किया था। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसके साथ साथ जब उन्होंने पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक किया उसी वक्त उन्होंने फिलीपींस के ऊपर भी अटैक कर दिया और उसको भी इन्वेट कर दिया। वैसे तो ये एक बेवकूफ़ी थी, उन्होंने ये सोचा कि अगर हम अमेरिका के जो मिलिट्री बेस हैं हम उनको तबाह कर देंगे तो वो हम वहाँ पर हमला नहीं करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका को गुस्सा चढ़ गया और वो भी वर्ल्ड वार 2 में शामिल हो गया। जापान के खिलाफ उसने जो वार थी वो डिक्लेयर कर दी थी। और उसके बाद 1943 में जो इटली था उसने भी सरेंडर कर दिया, और उसके साथ 30 अप्रैल 1945 में हिटलर ने अपने आप को गोली मार दी, और जो वहाँ से जो ये वार थी हिटलर की तरफ से वो ख़त्म हो गई थी। और फिर उसके बाद जो जर्मनी था उसने सरेंडर कर दिया। मगर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो फ़ाइट थी सिर्फ हिटलर की तरफ से ख़त्म हुई, इटली जर्मनी और इटली की तरफ से, मगर जो जापान था वो अभी भी टिका हुआ था अमेरिका के साथ फ़ाइट करने में।
उसने तब भी सरेंडर नहीं किया था। मैं आपको बताता चलूँ कि इसके साथ साथ जो जापानीज़ लोग थे उनका ऐसा ब्रेन वॉश किया गया था कि वो अपने एम्परर के एक भी हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं जाते थे। उनको ये कहा गया था कि जो उनके एम्परर हैं हिरोहितो, वो उनके लिए खुदा से कम नहीं है, इसलिए वो जो भी कहेंगे वो आंखें बंद करके उस काम को फ़ौरन कर देते थे। क्योंकि जापान ने अभी तक सरेंडर नहीं किया था, तो अमेरिका ने सोचा कि अब एक ही रास्ता है कि हम इस जंग को ख़त्म करें, और वो ये था कि जापान को इन्वेड करके जो उसके एम्परर है उसको ओवरथ्रो कर दें। और इस प्लान को नाम दिया गया प्लान ऑपरेशन डाउनफॉल। और फिर अमेरिका और जापान के दरमियान एक आखिरी लड़ाई लड़ी जाती है जिसका नाम था बैटल ऑफ ओकिनावा। ये जो जंग थी ये 1 अप्रैल 1945 से 22 जून 1945 तक लड़ी गई। और मैं आपको बताता चलूँ कि जापान के कुछ ऐसे आइलैंड थे जिन्हें ओकिनावा कहा जाता था, और ये जो जंग थी ये उधर ही लड़ी गई थी। मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका ये सोच रहा था कि वो बहुत आसानी से ये वाली जंग जीत जाएगा, और जब वो वाले ये आइलैंड्स को अपने अंडर कर लेगा तो उसके बाद वो जापान को अपने अंडर करने की जो कोशिश होगी वो शुरू कर देगा। मगर मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका ये देख के शौक हो गया कि उनकी तरफ से कोई सरेंडर हो ही नहीं रहा था। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार थे। जितने जापानीज़ लोग थे उनका ऐसा ब्रेन वॉश किया गया था कि वो बिल्कुल भी सरेंडर करने के लिए एक बंदा भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था। और मैं आपको बताता चलूँ कि वर्ल्ड वार 2 की ये ब्लडीएस्ट फाइट भी रह चुकी है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस जंग का रिजल्ट ये रहा कि अमेरिका जीत गया, मगर उनको एक भारी कीमत अदा करनी पड़ी। उनके तकरीबन 12,000 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए। उसके बाद 12 अप्रैल 1945 के जो प्रेसिडेंट थे, यूएस के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन थे उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई कि जो जापान की जंग है उसका कुछ सलूशन निकाला जाए। मैं आपको बताता चलूँ कि जो उनका ऑपरेशन था, ऑपरेशन डाउनफॉल, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि पहले ही उनकी जो जंग थी वो देख के काफ़ी अमेरिका शॉक हो गया था। और अगर वो जापान के ऊपर अटैक करते तब भी उनको बहुत ज़्यादा सोल्जर्स उनके मारे जाते अमेरिका के, इसलिए उन्होंने जो अपना ऑपरेशन था उसको ख़त्म कर दिया। अब उनको कोई और ऐसा सोल्यूशन ढूंढना था कि वो जो जापान है उसको सरेंडर करवा सकें। और फिर जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनको एक ऐसा सीक्रेट प्रोजेक्ट पता लगता है, मिलिट्री का सीक्रेट प्रोजेक्ट, जिसका नाम था यूएस मिलिट्री मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अब आगे क्या होगा, ये क्या प्रोजेक्ट था, इसका मकसद क्या था और जापान कैसे सरेंडर करेगा, ये मैं बताऊंगा आपको इसकी नेक्स्ट पार्ट में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखने को मिल जाए। सो वी विल मेट अनदर वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।